एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा रहने वाला है एनईपी। एनईपी एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या आएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एज यू नो कि कई जानते होंगे, कोई नहीं भी जानते होंगे कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो कब की आ चुकी है, पर कोरोना के कारण वो अभी तक स्कूल में प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाई। बट आने वाले कुछ ही सालों में ये मतलब 2025 तक या 30 तक प्रॉपर पूरी तरह से ऑल इंडिया में सभी स्कूल्स में ये अप्लाई हो जाएगी। कुछ स्कूल्स में तो अप्लाई हो भी चुकी है, कुछ कर रहे हैं और कुछ कर लेंगे आने वाले टाइम में। मतलब ऑल ओवर हम कहें तो नियर अबाउट 2030 तक ये पॉलिसी सभी स्कूल्स में अप्लाई हो जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है ये पॉलिसी। तो ये पॉलिसी क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपना पीछे के हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में बात करें, पीछे बात करें तो पहले बात करेंगे सबसे पहली फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी हमारी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। एंड देन सेकंड वाली आई थी हमारी 1986 में। क्या करना है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपने सिर्फ इसका उल्टा कर देना है, 6886। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। पहली आई थी 68 में, दूसरी आई थी 86 में, और थर्ड जो हमारी आई थी एजुकेशन पॉलिसी वो आई थी 1992 में। कब आई थी? 1992 में। और फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी हमारी कब आई है? ये आई है फोर्थ 2022 में। कितने साल बाद? 34 इयर्स बाद। आफ्टर 34, कितना लंबा गैप। मतलब हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि जो एजुकेशन है उसमें भी चेंज लाना है। चलो, जो भी होता है अच्छा ही होता है। ठीक है, अब जाके हमारे जो इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो इसमें अगर हमारे पीएम की बात करें तो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, और अगर इसकी अध्यक्ष के बारे में बात करें, चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन थे? कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन थे जो इसके चेयरपर्सन थे, जिन्होंने इसकी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कस्तूरी रंगन ने की थी। ठीक है, अगर आपको ईयर्स याद नहीं रहते तो ईयर्स आपको फिर एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम। ईयर्स में क्या करना है, पहले आपने कोई भी एक ईयर लर्न कर लेना, चाहे 86 कर लो चाहे 68 कर लो, फिर उसका उल्टा कर दो, फिर उसके बाद आ जाएगा 1992 में, फिर उसके बाद आई 2020 में। ठीक है, 2020 में कोरोना आ गया था। कोरोना आने की वजह से ये अप्लाई नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब रिसेंटली 2023 में क्या है? 2023 में 13 अगस्त, ये डेट भी आपने याद रखनी है। 2023 में ये जो एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया गया। MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हैंड ओवर किया गया कि जो जो इसमें लागू किया गया है, इस एनईपी में जो जो हमने किया कि इस तरीके से होना चाहिए, वो आने वाले स्कूल सभी स्कूल्स में उनकी कॉपी दी गई है। मतलब पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हैंड ओवर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी स्कूल्स को इस डॉक्यूमेंट को आगे पास करेगा ताकि ये सारे स्कूल्स में ये एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपर तरीके से लागू हो जाए। ठीक है, तो ये 2020 में गई थी, बट इसको हैंड ओवर कब किया है? 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले क्या कहते थे? पहले इसका नाम होता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ HRD, है ना? ये बोलते थे ना, मिनिस्ट्री MHRD। पहले क्या कहते थे? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो गया, पहले इसका नाम कोई और था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में है क्या क्या इसके मेन मुद्दे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो
मेन कॉन्सेप्ट इसका है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या 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 लिया गया है। इसमें इक्वलिटी ली गई है, क्वालिटी ली गई है, और क्या लिया गया है भी, सबके लिए एप्लीकेबल हो और असेसिबिलिटी हो इसमें। मतलब ये जो एजुकेशन है ये सबके लिए इक्विटी पे आधारित है, सबको समानता के रूप में मिलनी चाहिए। इसकी क्वालिटी जो है वो उच्चतम होनी चाहिए, मतलब जो आने वाले फ्यूचर में बच्चों के काम आनी चाहिए, उस जैसे स्किल्ड बेस्ड होनी चाहिए, ये सब इसमें लाया गया है। और नंबर 3 पे असेसिबिलिटी लाई गई है भी, इसकी मतलब ऐसी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए जिसपे पहुंच हर एक इंसान की हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच फैमिली का हो। मतलब हर एक कोई इस एजुकेशन को जरूर हासिल कर सके, कोई भी इससे वंचित ना रहे। ठीक है, ये मेन जो कंसेप्ट है इसमें लिए गए हैं। और किस पे बेस्ड है, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे बेस्ड है। मतलब बच्चे को ही मेन रखा गया है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा इसमें, ये मेन बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, चाइल्ड बेस्ड है, टीचर यहाँ पे एज अ गाइडर, एज अ रिसोर्स और एज अ फैसिलिटेटर का काम करेगा। ठीक है, ये सब इस एजुकेशन पॉलिसी में है। तो आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले वाली और अब वाली एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। पहले वाली एजुकेशन थी जो थी प्लस 10 प्लस 2 पे बेस थी, मतलब 10 के बाद बच्चा सीधा +1 +2 करता था। ठीक है, नीचे उनकी कोई भी फाउंडेशनल स्टेज नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सीधा 10 से 6 मतलब 6 से 16 साल 6 से 16 साल तक का बच्चा 10th करता था, और फिर 16 से 18 साल तक का बच्चा +1 और +2 पास आउट करता था। मतलब यहाँ पे 16 साल तक के बच्चे ने क्या कर ली थी, 10th कर ली थी, और यहाँ पे क्या करता था, 16 से 17 साल तक का बच्चा +1 करता था, और 17 से 18 साल का बच्चा क्या करता था, +2 करता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं, तो आइए बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में। क्या चेंजेस हुए थे इसमें, आई होप जितना मैंने आपको समझाया इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या है, वो है +1 3 +3 +4, इस पे बेस्ड है। पहले क्या थी, 10+2 पे बेस्ड थी। ठीक है, 10+2 पे बेस्ड थी, अब किस पे बेस्ड है, 5+3 +3 +4। याद रख लेना, बहुत ही इजी है, पहले 5 है, फिर 2 3 है, फिर 4 है। ठीक है, ऐसे इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। 5 में क्या है, 5 को क्या गया कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। क्या कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज। और नेक्स्ट इसको कहा गया है प्रिपेटरी स्टेज, और इसे कहा गया है मिडिल स्टेज, और इसे कहा गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, 5+3 है, इस पे बेस्ड है, और +4 है, पहले है फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट है, मेरी मार्कर की इंक खत्म हो गई है, मैं इसमें इंक डाल लू, सॉरी। तब तक आप ये देखिए क्या है इसमें, 5+3 का फंडा है, इसमें बेस्ड है इस पे। वो क्या है कि अगर इसमें मार्कर प्रॉपरली फिल नहीं होगा तो आपको विजिबल नहीं होगा कि क्या लिखा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट ये भी जरूरी था। दूसरा मार्कर मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो अभी वो ढूंढने जाती तो टाइम लग जाता। इंक पास में थी तो सोचा इंक ही डाल लू इसमें, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, 5+3 +4, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, पहले बात करेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज की, पहले बात करेंगे 5 की।
इसमें क्या है, ये कौन सी स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, बच्चे की एज क्या रहने वाली है, इसमें रहने वाली है बच्चे की एज क्या रहने वाली है, 3 to 8 ईयर्स, 3 to 8 ईयर्स, ठीक है। और इसमें जो क्लासेस बच्चा करेगा करेगा कौन कौन सी क्लासेस करेगा, इसको भी आगे 5 को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, 3 और 2 में। जो 3 है, पहले 3 साल, 3 to 8, पहले 3 साल मतलब 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4 मतलब 3 to 6 ईयर का बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बाल वाटिका में जाएगा। और अगर बात करें 6 to 8 ईयर्स का बच्चा कौन कौन सी क्लासेस करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा। एज की बात करें तो बच्चे की एज 6 to 8 रहने वाली है। और इसमें बच्चा बाल वाटिका में जाएगा, जिसको हम प्लेवे कहते हैं, प्लेवे भी बोल सकते हैं, प्लेवे, या बोल सकते हैं इसमें बच्चा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये चीज नहीं होती थी, हमारे पहले वाले जो एजुकेशन सिस्टम एनईपी थी पहले वाली जो, उसमें हमारे ये चीज नहीं होती थी, मतलब 3 से 6 साल। बात तो एक ही है, पहले भी 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता था, अब भी 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में ही जाएगा। पर पहले क्या था, फाउंडेशनल स्टेज, मतलब पहले के 3 साल नहीं इंक्लूड थे। किसी की मर्जी होती थी, कोई अपने बच्चे को प्लेवे वगैरह, नर्सरी, यूकेजी या बाल वाटिका में या आंगनवाड़ी में भेजता था, जिसकी मर्जी नहीं होती थी नहीं भेजता था, सीधा बच्चे को फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये कंपल्सरी हो गया है कि चाहे बच्चा, पहले बच्चा क्या करेगा, 3 साल के बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा, बाल वाटिका में या प्लेवे में भेजा जाएगा, ठीक है, जिसको हम आंगनवाड़ी भी बोलते हैं अभी। बट अभी आंगनवाड़ी के स्कूल्स में इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब बाल वाटिका बन जाएंगी स्कूल्स में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सभी में क्या होगा, सभी में बाल वाटिका शुरू हो जाएगा, ठीक है, बाल वाटिका। और प्लेवे भी बोलते हैं, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस में बच्चा करेगा। ये किसके अंडर आएगी, ये ईसीसी के अंडर आएगी, ईसीसीई कहते हैं ना, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब एनटीटी के बच्चे जो जिन्होंने एनटीटी कर रखी है ना, इनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकलने वाली हैं, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी इस पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बाल वाटिका पहले नहीं होती थी, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसमें बाल वाटिका होगी, जिसमें एनसीटी के जो टीचर्स हैं वो हायर किए जाएंगे, जिन्होंने ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कोर्स किया होगा। अब आप देख लीजिए कि आपने क्या करना, आने वाले टाइम में आपको इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलनी है। किस किस स्टेज में, एक तो इसमें अपने प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि मेन गवर्नमेंट का जो फोकस है इसी चीज पे है कि आने वाले 2030 तक जो हमारी 100% जो इनरोलमेंट है बच्चों की 100% होनी चाहिए प्राइमरी लेवल तक, ठीक है, 2030 तक, और 2035 तक 50% मिडिल क्लास तक होनी चाहिए। इसीलिए इस पे जो फाउंडेशन स्टेज है, इस पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। ईसीसी मतलब चाइल्डहुड केयर। इसमें क्या करेगा, इसमें बच्चे को कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा, कोई इनका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, नो पेन और पेपर होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ बच्चा स्कूल में जाएगा, मौज करेगा, मस्ती करेगा, खेलेगा, घूमेगा फिरेगा, ऐश करेगा, और क्या, ठीक है। इसमें बच्चा सिर्फ यही करेगा, नो पेन टेस्ट पेपर, ठीक है। सिर्फ बच्चे को मतलब बाहरी दुनिया से जोड़ा जाएगा, इन्वायरमेंट से जोड़ा जाएगा। जैसे इसमें बच्चे को कलर्स वगैरह हो गए, एनिमल्स नेम हो गए, ठीक है, कलर्स हो गए, एनिमल्स नेम हो गए, ये सब प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, ऐसे मतलब इन्वायरमेंट से जोड़ के थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा। बट पेन पेपर, इसमें पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, एक्टिविटी पे बेस्ड होगा ये सारा, ठीक है। हालांकि जो फर्स्ट और 2 क्लास है उसमें भी यही चीज ECCE ही अपनाई जाएगी, ठीक है।
अब अगर अब बातें करें 6 to 8 एज की, तो 6 से 8 साल का बच्चा किस में जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। इसमें बच्चे पे किस पे फोकस दिया जाएगा ज्यादातर, एफ एफ एल एन पे। एफ एल एन मतलब एफ एल एन की फुल फॉर्म क्या होगी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, बच्चे को मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे को अपना इतना साक्षर, जबकि एफएलएन आगे थर्ड क्लास तक जाती है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए कि एफएलएन कौन सी क्लास तक बच्चों को दी जानी चाहिए, तो आपने करना है फर्स्ट टू थर्ड क्लास तक के बच्चे को। ठीक है, जो एफएनएल है, ये जो है ये एफएनएल फर्स्ट टू थर्ड क्लास तक के बच्चे को दी जानी चाहिए, जिसमें बच्चा है अपना मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमिनेसी सीखेगा। मतलब उसको क्या सिखाया जाएगा, थोड़े बहुत अल्फाबेट्स का ज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत शब्द पढ़ने सिखाए जाएंगे, और 1 to 10 काउंटिंग सिखाई जाएगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये सब ये तो इसमें भी होगा, बट इसमें थोड़ा थोड़ा आगे मतलब जोड़ जोड़ के सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे फोनेटिक्स वगैरह इनकी पूरी नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो क कबूतर, ख खरगोश, ठीक है, ऐसे सिखाया जाएगा। और घर घर ये दो दो वर्ड मतलब बच्चे को इस काबिल बनाया जाएगा भी थोड़ा बहुत पढ़ना। रीडिंग, इसमें किस पे फोकस दिया जाएगा, रीडिंग पे, राइटिंग पे, और इसमें बच्चे के किस पे, 3 आवर्स पे। 3 आवर्स मतलब रीडिंग, राइटिंग और क्या है एक, सॉरी मैं भूल गई, 3 चीजें थी इसमें। इसमें बच्चे के 3 आवर्स पे फोकस दिया जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, और ये जो मैथ्स वगैरह है उस पे थोड़ा सा जोर, रीडिंग पे, राइटिंग पे, और ये जो है 1 2 3 इस पे, इन 3 चीजों पे जोर दिया जाएगा। सॉरी ये थर्ड वाला मैं भूल गई हूँ, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मेरे दिमाग में स्किप कर गया है, सॉरी। बट इसमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में यही आएगा, बच्चे को जब थोड़ा थोड़ा बहुत प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन सब की नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बच्चे को, और थर्ड क्लास का बच्चा भी बीच में लेना है साथ में। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा। तो ये तो होगी हमारी फाउंडेशनल स्टेज, जो क्या रहेगी हमारी 3 to 8 ईयर्स रहेगी, जिसमें 3 से 6 साल का बच्चा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी करेगा, बाल वाटिका में जाएगा, प्ले वे करेगा। आगे रहेगी फर्स्ट और सेकंड क्लास, जिसमें बच्चे को एफएलएन सिखाया जाएगा, जिसमें बच्चे के रीडिंग, राइटिंग और जे प्लस माइनस वाली चीज पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी फाउंडेशनल स्टेज। आगे हम बात करें नेक्स्ट कौन सी आएगी, +3। 3 to 8 तक कर लिया हमने, आगे हम करेंगे 3 वाली 5 +3 +3 +4, 5 हमारा हो गया। अब ये दूसरे वाला 3 हम ले रहे हैं। दूसरे वाले 3 में क्या आएगा, इसमें बच्चे की एज क्या रहने वाली है, 8 से अब बच्चा कौन सी क्लास में आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, क्लास कौन सी रहने वाली है, क्लास रहने वाली है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और एज क्या रहने वाली है बच्चे की, एज इसमें रहने वाली है 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा। ठीक है, मतलब एज रहेगी 8 से 11 साल तक, 8 से 11 साल तक। ठीक है, इसमें आप ध्यान लगा ही सकते हो बेटा, काउंटिंग करो तो आपको पता चल जाएगा। 8 से 9 साल का बच्चा तीसरी क्लास में, 9 से 10 साल का बच्चा चौथी क्लास में, 10 से 11 साल तक का बच्चा 5वीं क्लास में। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी 8 से 11 साल तक बच्चा हमारा कौन सी क्लास करेगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास करेगा। ठीक है, इस पे अब किस किस चीजों पे जोर दिया जाएगा, इस पे फर्स्ट टाइम बच्चे के किस पे जोर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन पे। ठीक है, क्या करेगा, फर्स्ट टाइम पेन पेपर टेस्ट होगा।
मतलब एग्जाम्स में बैठेगा इसमें बच्चा फर्स्ट टाइम, उनमें एग्जाम्स में बैठेगा बट वो रिटर्न नहीं होगा, ओरल होगा। तो ये बात अलग है कि अभी स्कूल्स में ये सब चल रहा है, बट ये हमारी पॉलिसी में ये सब कुछ इंक्लूड नहीं है। ठीक है, पॉलिसी में क्या है, सिर्फ तीसरी चौथी और पांचवी बच्चे का क्लास का बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में बैठेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठेगा। और क्या होगा, चिल्ड्रन विल बी टॉट इन, क्या क्या सीखेगा इसमें बच्चा, इसमें बच्चे के सब्जेक्ट हो जाएंगे, साइंस सीखेगा, मैथ्स, और यहाँ पे तो बच्चे की सिर्फ मदर, जो हमने फाउंडेशनल स्टेज किया उसमें तो सिर्फ बच्चे की मदर टंग पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे भी बच्चे की मदर टंग होगी। और एक, ठीक है, मदर टंग से बच्चे को शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, मदर टंग मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ठीक है, ये सब विषय आगे चल के बच्चा पढ़ेगा। और क्या होगा, लैंग्वेज, भाषा, उनकी जो मातृभाषा होगी, मदर टंग होगी, जिसको हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी बोलेंगे। ठीक है, ये बच्चे को सिखाई जाएगी। जिसमें एसएसटी की जगह पे इसमें अब ईवीएस आ जाता है। ठीक है, मतलब थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे के कौन कौन से विषय होते हैं, मैथ्स होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है स्कूल्स में, और उसके साथ बच्चे की ईवीएस हो जाती है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स बच्चे के मेन हो जाते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ +3 में, आगे वाले 3 में ये क्या होगी हमारी, मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। इसमें बच्चे की एज क्या रहने वाली है, क्लास रहने वाली है, क्लासेस रहने वाली है 6, 7 और 8, और एज बच्चे की रहने वाली है 11 से 14 वर्ष, मतलब 11 से 12 साल का बच्चा 6वीं में, 6 क्लास में जाएगा, 11 से 12 का, और 12 से 13 का 7th में, और 13 से 14 साल का बच्चा 8th में। ठीक है, खुद ही लगा लेंगे हिसाब किताब, एज क्या रहेगी बच्चे की, वो 11 से 14 वर्ष। इसमें क्या होगा, इस क्लास में बच्चे को किस किस चीजों पे जोर दिया जाएगा, बाकी विषय तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसमें बच्चे को मदर टंग के साथ कोई एक क्लासिकल लैंग्वेज और वोकेशनल एजुकेशन, इन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन मतलब जैसे बच्चा अपने हिसाब से, जैसे कंप्यूटर आईटी वगैरह ऐड कर लेते हैं हम, कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होगी, ये सब क्या होगी, ये सब वोकेशनल एजुकेशन होगी। तो इसमें बच्चे को वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, एक क्लासिकल लैंग्वेज लेनी है बच्चे ने, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल्स सिखाई जाएंगे, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन होगी यहाँ पे, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन बच्चे को दी जाएगी, मतलब ताकि बच्चा आगे, बच्चे को इतना सा बेसिक सा ज्ञान दे देना है कि जो आगे जाके इन स्किल्स को वो डेवलप करके अपने वोकेशनल को आगे बढ़ा सकता है। मतलब इन सब बेसिक स्किल्स पे अपनी वोकेशनल एजुकेशन लेके बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे जाके किसी भी फील्ड में जाके अपने आप को क्या बना सकता है, एक प्रोफेशनल बना सकता है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग होगी, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब वोकेशनल एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। जो हमारा आजकल कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग अब ऐड कर दिया गया है। ये सब किस पे बेस्ड है, ये एआई पे बेस्ड है ना। ये सब किसके लिए, बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। वोकेशनल एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं इस क्लास में। और एक बच्चा क्या लेगा, एक क्लासिकल लैंग्वेज लेगा। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो बच्चा और लैंग्वेज, इंडियन एजुकेशन विल बी कंपल्सरी, भारतीय शिक्षण अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंडियन एजुकेशन विल बी कंपल्सरी। ठीक है, इंडियन एजुकेशन इसमें कंपल्सरी हो जाएगी, मतलब हिंदी के साथ बच्चा एक और लैंग्वेज लेगा, जैसे इंग्लिश ले ले, पंजाबी ले ले,
उर्दू ले ले, संस्कृत ले ले, कोई भी ले ले, ठीक है। तो मतलब क्लासिकल लैंग्वेज के साथ साथ इंडियन एजुकेशन के साथ उसको जोड़ा जाएगा, मतलब इंडिया का अपने कल्चर के साथ बच्चे को जोड़ के रखा जाएगा, अपनी एजुकेशन से बच्चे को बिल्कुल अलग नहीं किया जाएगा। पहले क्या थी, पहले फॉरेन एजुकेशन थी, जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने अपने फॉरेन रूल्स लागू किए गए थे ताकि बच्चा इसी फंसा रहे, बाहर ना निकले, बट इंडियन एजुकेशन बच्चे के लिए कंपल्सरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड 6th और 7th क्लास का। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है लास्ट स्टेज, वो क्या रहेगी हमारी, वो रहेगी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, इसमें बच्चे की जो क्लास रहने वाली है कौन सी रहेगी, क्लासेस रहेगी 9th 10th +1 +2, ठीक है। और बच्चे की एज क्या रहने वाली है इसमें, 14 से 18 साल, ठीक है। बच्चे की एज क्या रहने वाली है, 14 से 18 साल, ठीक है। हाँ जी, आगे हम बात कर रहे थे सेकेंडरी स्टेज की। सेकेंडरी स्टेज में क्या आएगी हमारी क्लास, आएगी 9th 10th +1 और +2, मतलब 9 to +2 आएगी, जिसमें एज रहने वाली है 14 से 18 ईयर्स तक, ठीक है। मतलब 14 से 18 साल तक का बच्चा क्या करेगा, +2 कर लेगा। मतलब पहले भी 18 साल का बच्चा +2 करता था, अब भी क्या होगा, 18 साल का बच्चा ही +2 करेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, पहले क्या था, पहले स्ट्रीम्स चूज करने होते थे, अब कोई नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चूज नहीं करनी, बच्चा अपने हिसाब से अपनी चॉइस से सब्जेक्ट ले सकता है। नो स्ट्रीम और फ्रीडम चूज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, ठीक है। और क्या आएगा, 1 फॉरेन लैंग्वेज, 1 फॉरेन लैंग्वेज। इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में क्लासेस रहने वाली हैं 9 to 12 तक, एज रहने वाली है 14 से 18 साल तक। इसमें एक बच्चा, पहले क्या होता था, पहले टाइम में क्या होता था कि हाँ 10th के बाद कई बच्चे आर्ट्स ले लेते थे, कोई मेडिकल ले लेता था, कोई नॉन मेडिकल ले लेता था, ऐसे ही करते थे ना। उस टाइम में क्या होता था, जो नॉन मेडिकल लेता था उसको बोलते थे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो जिसको जो कॉमर्स लेते थे उसको बोलते थे वो ठीक ठीक है, एवरेज है, बट जो आर्ट्स लेते थे उनको बिल्कुल निकम्मा समझा जाता था, है ना। अब क्या होगा, अब नो स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब कोई बच्चा कोई मर्जी सब्जेक्ट ले सकता है, कोई आर्ट्स के साथ कोई बायो भी ले सकता है, हिस्ट्री बायो या हिस्ट्री केमिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश के साथ कॉमर्स की अकाउंट पढ़ सकते हो आप। अब आप क्या करोगे, जब तक मतलब अभी तो ये नहीं अप्लाई होगा, बट आने वाले टाइम में थोड़े 2-3 सालों में ये एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा, बच्चा अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चूज करेगा। पहले हम मतलब टारगेट कर देते थे, शर्म शर्म में क्या करते थे बच्चे, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते थे आर्ट्स विद मैथ रख लेते थे, हम भी वही हैं आर्ट्स विद मैथ वाले, ठीक है। तो बाद में क्या करते थे बच्चे भी, हाँ हमें भी थोड़ा सा ठीक ठीक निगाह से देखा जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आज के टाइम देखें, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वही यूपीएससी आईसीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आर्ट्स को वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जैसे पहले सोचा जाता था। अब तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल माना जाता है, हर एक फील्ड में इक्वल स्कोप है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है। आजकल तो कंपटीशन इतना ज्यादा हार्ड हो गया है कि अगर आप आर्ट्स में भी जाएंगे, आर्ट्स में जाके आगे यूपीएससी में आईपीएससी में, मतलब पूरे डिफेंस लेवल की कोई भी आपने कोई आगे जॉब करनी है, कुछ भी है, तो उसमें क्या है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आर्ट्स वालों को दी जाती है। फर्स्ट नंबर पे आईटीआई वालों को, दूसरे नंबर आईटीआई वालों को, और सेकंड नंबर पे आर्ट्स वालों को प्रेफरेंस दी जाती है यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो आर्ट्स वाले भी मारे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं, हमने भी आर्ट्स विद मैथ किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, अपने हिसाब से अब किसी पे कोई टैग नहीं लगेगा, कोई शर्म के मारे मेडिकल, किसी को पहले क्या होता था 50% नंबर होते थे तो भी क्या करते थे बच्चे, आर्ट्स नॉन मेडिकल ले लेते थे, मेडिकल ले लेते थे, ठीक है माना इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, बट
सब में ठीक है, अब इक्वल है, अब किसी को बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा। अब क्या होगा, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करेगा। और क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा कि उसने एक फॉरेन लैंग्वेज लेनी होगी। फॉरेन लैंग्वेज जैसे हमने अपनी एक दो लैंग्वेज तो हमारी हो ही जाएंगी, जैसे हमारी जो हिंदी होगी, संस्कृत होगी, इंग्लिश, पंजाबी होगी, जो भी इंग्लिश होगी, उसके अलावा कोई फ्रेंच होगी, कोई चाइनीज होगी, ठीक है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज लेगा बच्चा इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आगे जाके सिस्टम। तो ये हो गया हमारा जो न्यू एनईपी का एजुकेशन सिस्टम जो अब हुआ है 5+3+3+4 वाला, ठीक है। अब ये तो होगा हमारा स्कूल लेवल तक, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब बच्चा +2 के बाद कहाँ गया, फर्स्ट ईयर में गया। अब आपको आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा आफ्टर +2, अगर मैं आपको बताऊं बच्चे का आफ्टर +2 भी चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं, वैसे तो हमारा ये इसमें इस पेपर के रिगार्डिंग नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए आफ्टर +2 क्या करेगा बच्चा, फर्स्ट ईयर में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है, यही होगा ना। +2 के बाद आफ्टर +2 बच्चा फर्स्ट ईयर करेगा, सेकंड ईयर करेगा, थर्ड फोर्थ ईयर करेगा। पहले क्या होता था, अगर बच्चा फर्स्ट ईयर कर रहा है, सपोज किसी कारण उसकी डिग्री बीच में रह गई है, उसने नहीं की, उसने स्टडी कंप्लीट नहीं की, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, तो उसको क्या करता था, उसको वो आगे उसके कोई काम नहीं आता था, आती थी वो वाली डिग्री। अब क्या होगा, सेकंड ईयर कर ली तब भी बीच में छोड़ गया, तो आगे उसके मतलब वो अगर अब बीच में थर्ड ईयर में भी बीच में छोड़ता था, तो पीछे वाले 2 साल जो उसके लिए वेस्ट जाते थे, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन अब क्या होगा, कहते अब गवर्नमेंट ने कहा है अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर किया है ना, फर्स्ट ईयर किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। अगर उसने सेकंड ईयर कर लिया तो सेकंड ईयर में क्या क्या दिया जाएगा, उसको डिप्लोमा गिना जाएगा, डिप्लोमा। और थर्ड ईयर में क्या माना जाएगा, डिग्री। थर्ड ईयर में क्या मानी जाएगी, डिग्री। और फोर्थ ईयर में क्या माना जाएगा, रिसर्च, ठीक है। मतलब अब पहले जैसे उसकी जो डिग्री है, जो उसको कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी कारण उसकी एजुकेशन रह गई है, तो वो उसकी वेस्ट नहीं जाएगी, तो उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको आगे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ये नहीं है कि अगर उसके पास सर्टिफिकेट है, अकेली फर्स्ट ईयर है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, डिप्लोमा है नहीं मिलेगी, डिग्री है नहीं मिलेगी, पूरी 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 4 इयर्स का कोर्स करना है तभी मिलेगी, नहीं। पहले पहले तो एमफिल होती थी, अब एमफिल बीच में से निकल गई है। अब क्या करते हैं, सीधे बच्चे एमए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, एमए के बाद क्या करते हैं, सीधा पीएचडी करते हैं, ठीक है। पहले एमफिल होती थी, एमफिल अब यहाँ से हट गई है, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये थी हमारी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब थोड़े थोड़े बात और कर लेते हैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे बट मोटे मोटे पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या है वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बच्चे का जो आंकलन है, जो इवेल्युएशन है, वो कैसी होगी, बच्चे की इवेल्युएशन कैसी होगी, 360 डिग्री होगी, ठीक है। कैसी होगी बच्चे की इवेल्युएशन, असेसमेंट, बच्चे की असेसमेंट या इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन भी बोल दे, असेसमेंट भी बोल सकते हैं। असेसमेंट बच्चे को कैसे किया जाएगा, 360 डिग्री से किया जाएगा। 360 डिग्री से कैसे किया जाएगा, मतलब बच्चे की सेल्फ असेसमेंट आएगी, ठीक है, उसकी पीयर की असेसमेंट आएगी और उसके टीचर की असेसमेंट आएगी, ठीक है। मतलब इसको क्या बोला जाएगा, होलिस्टिकल डेवलपमेंट बोला जाएगा, होलिस्टिकल डेवलपमेंट बोला जाएगा, बच्चे की होलिस्टिकल डेवलपमेंट क्या बोला जाएगा, इसको सबको होलिस्टिकल डेवलपमेंट,
ठीक है, मतलब बच्चा अपने आप का आंकलन करेगा, देखेगा मुझे मेरी कहाँ पे कमियां है, कहाँ पे मैंने ठीक किया, कहाँ पे नहीं किया, उसमें फिर इंप्रूवमेंट करेगा। पीयर्स के साथ उसकी असेसमेंट होगी, उसके क्लासमेट्स उसको जज करेंगे, इसका बिहेव कैसा है, टीचर के साथ कैसा बिहेव है, क्लासमेट्स के साथ कैसा है, टेस्ट में कैसा रहता है, उसके पीयर की असेसमेंट भी जाएगी और टीचर भी बच्चे की असेसमेंट करेगा, टीचर भी बच्चे को इवेल्युएट करे, असेसमेंट करेगा, आंकलन करेगा कि बच्चे का क्लास में रोल कैसा है, कैसे वो टीचर के साथ, कैसे वो अपने पीयर ग्रुप के साथ, कैसे वो बाहर अदर सब्जेक्ट के टीचर के साथ, और कैसा उसका उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन है। ठीक है, मतलब होलिस्टिकल असेसमेंट आ जाएगी बच्चे की, 360 असेसमेंट आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, 360 इवेल्युएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री इवेल्युएशन। ठीक है, इसको हम 360 डिग्री इवेल्युएशन बोलेंगे। ठीक है, और इसने 5 पिलर्स बताए हैं। अगर पूछ ले तो आपको सिर्फ क्या आएगा एग्जाम में, ज्यादा नहीं आएगा, सीटेट में तो नहीं आता बट और एग्जाम्स में आता है। इसके 5 पिलर्स दिए गए हैं। 5 पिलर्स में क्या है, 5 पिलर्स में 5 चीजें हैं। क्या क्या है, असेस है, इक्वालिटी है, क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ क्या है 5 पिलर है इसके, क्या क्या है 5 पिलर। 5 पिलर कौन कौन से हैं, असेसिबिलिटी, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आएगा इक्वालिटी, क्वालिटी, असेस, अप्रोच, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, और नंबर 5 क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी। असेसिबिलिटी की बात करें तो असेसिबिलिटी में क्या आएगा, हर एक बच्चा एजुकेशन तक पहुंच सके। इक्वालिटी मतलब समानता के आधार पे सबको एजुकेशन देनी है, चाहे वो किसी भी जात का, धर्म का, नस्ल का हो। क्वालिटी, सबको इक्वल क्वालिटी देनी है, इक्वल क्वालिटी में एजुकेशन देनी है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं देनी। मतलब क्वालिटी, एजुकेशन के अंदर की क्वालिटी, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए, और उसकी क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी मतलब हर एक बच्चा एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिलायबल हो, अच्छी हो, जो कि उसकी रियल लाइफ में उसको काम आए। ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये हो गए 5 पिलर ऑफ एनईपी के 5 पिलर्स हो गए। ठीक है, तो एफएलएन की फुल फॉर्म आपको पता ही है। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। निपुण भारत की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ मैं आपको। निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो एफएलएन की मैंने बता दी है। दीक्षा की अगर बात करें तो दीक्षा की भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीटेट में नहीं पूछी जाएगी, अदर एग्जाम्स में पूछी जाती है। आपके टीचिंग, जब आप जॉब का एग्जाम देने जाते हो तब पूछी जाती है। ठीक है, तो या क्या होगी दीक्षा की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये ऐप है, ये स्टूडेंट और टीचर के लिए ऐप होता है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर जाके, ये कोरोना के टाइम पे आया था हमारा दीक्षा ऐप, जिसमें क्या है बच्चों के लिए एनसीईआरटी की सारी बुक्स का रिकॉर्ड वहां पे है, टीचर्स के लिए सब कुछ वहां पे पढ़ा है। ठीक है, टीचर्स भी जाके वहां से एजुकेशन ले सकते हैं, मतलब कुछ भी उन्होंने पढ़ना है, आगे करना है, ट्रेनिंग वगैरह टीचर्स को इसी ऐप पे दी जाती है। ठीक है, तो आगे नंबर 3 पे आ जाएगा निष्ठा। एक निष्ठा ऐप था। निष्ठा ऐप में क्या है, जो स्कूल्स के हेड्स होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उनके लिए बनाया गया था। मतलब टीचर, स्कूल हेड्स और स्कूल प्रिंसिपल यहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, नेशनल, निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिकल एडवांसमेंट। ठीक है, ये एप्स की थोड़ी सी फुल फॉर्म थी, जो मैंने आपको ऐसे ही बता दी है। अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को पीछे बैक कीजिएगा, आराम से उसका आप पॉज करिए उसको,
और इसकी फुल फॉर्म्स बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको जरूर पसंद आई होगी, आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।